जी अस्सलाम वालेकुम। पार्किंसंस पे हम बात कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि पार्किंसंस डिज़ीज़ है क्या, उसकी सिम्टम्स क्या हैं और उसकी काजेज़ देखी, इसका डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्किंसंस की ट्रीटमेंट के हवाले से कि एंटी पार्किंसन ड्रग्स कौन सी हैं। क्योंकि पार्किंसंस में डोपामिन का लेवल रिड्यूस हो चुका होता है और डोपामिन के लेवल को बढ़ाने के लिए फिर डिफरेंट किस्म की थेरापीज़ यूज़ की जाती हैं। सो इन शॉर्ट, पार्किंसंस के ट्रीटमेंट में जो थेरेपी है वो तमाम थेरापीज़ का टारगेट डोपामिन के लेवल को इन्हांस करना है। उसमें डिफरेंट हमारे पास 4 मोड्स ऑफ थेरापीज़ हैं। सबसे पहले या तो लीवोडोपा और कार्बिडोपा को इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, उसमें बी टाइप इनहिबिटर, कैटिकोलो मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर्स को यूज़ किया जाता है और डोपामिन एगोनिस्ट को यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट ऑल ऑफ दिस। जी, तो फिर पहली ड्रग हमारे पास एंटी पार्किंसंस के हवाले से है लीवोडोपा और कार्बिडोपा। जिस मैंने पहले बात की कि पार्किंसंस के केस में डोपामिन का लेवल रिड्यूस हो चुका होता है और जो थेरापीज हम इसमें देते हैं उनका बेसिक पर्पस यही है कि डोपामिन के लेवल को इन्हांस किया जाए, या जो 20 to 30% डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स बच चुकी हैं, जो डीजनरेट नहीं हुई, उससे डोपामिन की सिंथेसिस को, प्रोडक्शन को इन्हांस किया जाए। सबसे पहले हमारे पास है लीवोडोपा और कार्बिडोपा। हम डोपामिन को डायरेक्टली एज सच एडमिनिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में नहीं जा सकता। इस वजह से लीवोडोपा को यूज़ किया जाता है और लीवोडोपा जो है डोपामिन का मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है। मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है और ये कैपेबल है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए। और जो कार्बिडोपा है उसका काम है डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करना, क्योंकि डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ये डोपामिन की या लीवोडोपा की पेरिफ्रीज में ब्रेकडाउन काज करता है। अगर ये मेटाबोलाइज हो गया लीवोडोपा, चूँकि कार्बिडोपा की एब्सेंस में 95% तो ये पेरिफ्रीज में ही, या ये कह लें ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर ही मेटाबोलाइज हो जाता है। सो इस केस में फिर लीवोडोपा अगर ब्लड ब्रेन बैरियर तक क्रॉस करके नहीं पहुंच पाता तो डोपामिन का लेवल, जो रिक्वायर्ड लेवल है वो हमें हासिल नहीं होगा। उस पर्पज़ के लिए डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट किया जाएगा ताकि ये एंजाइम इनहिबिट हो जाए और लीवोडोपा की ब्रेकडाउन रुक जाए और लीवोडोपा मैक्सिमम ब्रेन में ट्रांसफ़र हो और वो जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो और मैक्सिमम डोपामिन का लेवल अचीव हो सके। सो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद ये ब्रेन में जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ साथ जो 20 to 30% डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स बच चुकी होती हैं उसको भी स्टिमुलेट करता है और वहाँ से डोपामिन की सिंथेसिस, उसकी प्रोडक्शन को इन्हांस करता है। देन इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है और इसको एम्प्टी स्टोमक लेना चाहिए। ये कह लें 30 मिनट्स बिफोर मील लेना चाहिए। और क्योंकि फूड की प्रेजेंस में इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, ख़ास तौर पे अगर प्रोटीनेशियस डाइट है, ऐसा खाना खाया जो प्रोटीन एनरिच्ड है, तो वो इसकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। और इसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है, 1 to 2 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है। देन इसके एडीआर्स की बात करें तो जो अगर इसका माइनर पोर्शन भी पेरिफ्रीज में या ब्रेन से बाहर मेटाबलाइज हो जाता है तो वो फिर कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को, सीटीजी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग, नोजिया होती है, एनोरेक्सिया, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ये इसके कुछ एडीआर सामने आते हैं। देन इसके इंटरेक्शंस की बात करें तो अगर इसको विटामिन B6 के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये लीवोडोपा को, विटामिन B6 लीवोडोपा की पेरिफ्रीज में ब्रेकडाउन का बायस बनता है। वंस अगेन, विटामिन B6 के साथ अगर इसको को एडमिनिस्टर किया जा रहा है तो विटामिन B6 लीवोडोपा की पेरिफेरल ब्रेकडाउन का बायस बनता है और उसकी ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है। इसी तरीके से अगर इसको कार्डिक पेशेंट में यूज़ किया जाए तो फिर उसके कार्डिक पेशेंट में चांसेस हैं एरिथमिया होने के, इस वजह से उसकी कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ज़रूरी है। और इस तरीके से अगर इसको मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ए के साथ एडमिनिस्टर कर रहे हैं दैन ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस काज कर सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट लीवोडोपा कार्बिड। सो लीवोडोपा और कार्बिडोपा के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फैमिली है वो है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इसमें ड्रग्स आ जाती हैं स्लैजिलिन और रेजिजिलिन। मोनोमाइन ऑक्सीडेज दो तरह के होते हैं, ए एंड बी। जो ए है वो नॉन एपिनेफ्रिन वगैरह की मेटाबॉलिज्म काज करता है और जो बी है वो डोपामीन की मेटाबॉलिज्म काज करता है।
और यही इसका मैकेनिज़्म है, चूँकि मोनोमाइन ऑक्सीडेज डोपामीन की ब्रेक डाउन करता है, जिसके नतीजे में डोपामीन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देने का पर्पज़ ये है कि इसके नतीजे में उसकी जो ब्रेक डाउन है, डोपामीन की ब्रेक डाउन, वो इनहिबिट हो जाए और डोपामीन का लेवल इन्हांस हो जाए। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स इनहिबिट मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी, इन्हांसेस लेवल ऑफ डोपामीन। और अगर इसको लीवोडोपा के साथ को एडमिनिस्टर करवा दिया जाए तो उसकी वजह से लो डोज पे प्रोनाउंस्ड इफेक्ट आता है, डोपामिन का लेवल लो डोज पे ज़्यादा अचीव हो जाता है। और मोनोमाइन ऑक्सीडेज ये सिलेक्टिव हैं बी के लिए, और अगर इन्हें हाई डोज पे यूज़ किया जाए तो ये हाइपरटेंशन काज कर सकते हैं। और फिर इसकी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में इसके जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं फिटामिन और मेथेम्फेटामिन, वो इंसोमिया प्रोड्यूस करते हैं। इट्स ऑल अबाउट मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेकोलामीन मिथाइल ट्रांसफरेज के बारे में। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के बाद फिर जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है वो कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स हैं। इसमें दो ड्रग्स आ जाती हैं, टोल्कापोन और एंटेकापोन। इसके मैकेनिज़्म की अगर बात करें तो अब मैकेनिज़्म इसका भी कार्बिडोपा की तरह ही है। लीवोडोपा जो कि पेरिफ्रीज में से मूव करती है ब्रेन की तरफ। अब होता ये कि पेरिफ्रेज में लीवोडोपा को कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज मेटाबोलाइज करके कन्वर्ट कर देता है 3 ओ मिथाइल डोपा में। लीवोडोपा को कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज मेटाबोलाइज करता है और मेटाबोलाइज करने के बाद कन्वर्ट कर देता है 3 ओ मिथाइल डोपा की फॉर्म में, जिस वजह से लीवोडोपा फिर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में नहीं जा सकता, ना वो जाएगा ना ही वो कन्वर्ट होगा डोपामीन में और डोपामीन का लेवल कवर होगा। सो जब हम कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर ड्रग्स यूज़ करते हैं तो ये ड्रग्स इस कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करती हैं, जिस वजह से इसकी 3 ओ मिथाइल डोपा में कन्वर्जन ब्लॉक हो जाती है और लीवोडोपा एज सच ट्रांसफ़र हो जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए ब्रेन में, और वहाँ पे वो कन्वर्ट होता है डोपामीन में और डोपामीन का लेवल इन्हांस हो जाता है। देन इसकी वेरल ओरल एब्जॉर्प्शन है। इसके एब्जॉर्प्शन पे फूड का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एम्प्टी स्टोमक लें। देन इसकी एलिमिनेशन है बाय यूरिन एंड फीसेस, और इसको लीवोडोपा के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसकी एक कंट्राइंडिकेशन ये है कि इसको या प्रिवेंटिव मेजर कह लें कि कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर ड्रग्स को सिरोसिस के पेशेंट्स में यूज़ करना है तो उसकी प्रॉपर डोज कैलकुलेशन और मोनीटरिंग करना ज़रूरी है। दैन इसके एडीआरस की अगर बात करें तो उसमें नौजिया है, लीवोडोपा की तरह वोमिटिंग, नौजिया, एनोरेक्सिया काज करता है, स्लीप डिसऑर्डर काज करता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ड्रग, नेक्स्ट क्लास डोपामीन एगोनिस्ट। डोपामीन एगोनिस्ट में हमारे पास जो ड्रग आ जाती हैं उसमें ब्रोमोक्रिप्टिन है। अगर इसकी केमिकली बात करें तो ये एर्गोट डेरिवेटिव है। देन रोपिनोरोल है, ये नॉन एर्गोट ड्रग है, और ब्रोमोक्रिप्टिन की निस्बत रोपिनोरोल को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ब्रोमोक्रिप्टिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं नौजिया, वॉमिटिंग और इस किस्म के, जिस वजह से इसकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल की वजह से इसकी निस्बत रोपिनोरोल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। And if we talk about its mechanism, so it is a potent agonist of dopamine D2 receptors and shows longer duration of action as compared to levodopa. And if we talk about its side effects, then it shows side effects like levodopa such that nausea, vomiting, sleeping disorders. एंड लास्ट हमारे पास है एसिटाइलकोलिन एंटागोनिस्ट। हमने पहले बात की थी कि पार्किंसंस के केस में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जब डीजनरेट हो रही हैं तो डोपामिन का लेवल रिड्यूस हो रहा है न्यूरोस्ट्राइटम में, इसके साथ साथ गाबा का लेवल रिड्यूस हो रहा था सब्सटेंशिया नाइग्रा में। इन दोनों का लेवल जो कि इनहिबिटरी था इसका लेवल रिड्यूस हुआ, और एक्साइटेटरी न्यूरॉन लाइक उसमें हमारे पास एसिटाइलकोलिन है उसका लेवल बढ़ा। एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ने की वजह से मसल स्पैज़म उसकी रिजिडिटी का बायस बना,
और अब हमारे पास एक थेरेपी ये भी है जो कि इनिशियली पहले इसको स्टार्ट किया गया था, बाद में लीवोडोपा की तरफ थेरेपीज़ आई कि एसिटाइलकोलिन जिसमें बस ड्रग आ जाती हैं, बेंजोट्रोपिन है और प्रोसाइक्लिडिन है, ये एंटागोनिस्ट हैं एसिटाइलकोलिन के, जो कि ये ब्लॉक करेंगे एसिटाइलकोलिन को और इसका लेवल रिड्यूस हो जाएगा। सो ये एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी और डोपामिन इनहिबिटरी दोनों का जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था उसको बैलेंस की तरफ लेके आता है। इसके एडीआर्स की बात करें तो ये विजुअल डिस्टर्बेंस काज करता है, इस वजह से इसको ग्लाउकोमा के पेशेंट में प्रेफर नहीं किया जाता। देन कॉन्स्टिपेशन काज कर सकता है और इसके अलावा एसिटाइलकोलिन एंटागोनिस्ट मूड स्विंग्स काज कर सकती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एंटी पार्किंसन ड्रग्स।